नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात कर रहे हैं बिहार की। चुनावी शंखनाद हो चुका है और इस बार एक बात यह भी साफ होती दिख रही है कि युवाओं पर अच्छा खासा जोर होगा। 2019 का अगर आप चुनाव देखें, बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की एक खास रणनीति दिखी थी, फर्स्ट टाइम वोटर्स को टारगेट करने की रणनीति। और यही चीज अब बिहार में भी दोहराई जा रही है क्या? और ये मैं किस लिए कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तेजस्वी यादव आरजेडी के सर्वा उन्होंने पोस्टर्स जारी कर दिए हैं, अपने घर के बाहर पोस्टर लगा दिया है। इकलौते वो दिख रहे हैं और युवा सोच की बात कर रहे हैं कि युवा बिहार को चलाएंगे। और इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव का चेहरा नदारद है। अब इसके मायने क्या है? सुकेश से बेहतर कौन समझा सकता है? सुकेश, लालू प्रसाद यादव के बिना पोस्टर्स, यह सोचा भी जा सकता था? देखिए, तेजस्वी एक कैलकुलेटेड गेम प्लान की तरह चल रहे हैं, के तहत चल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि लालू प्रसाद यादव के वोट इंटैक्ट हैं, उन्हें ऐसा लगता है। ग्रेजुएट करके आगे जाना है। लालू प्रसाद यादव, मैं हमेशा बोलता हूं कि आरजेडी के लिए वो वीकनेस भी है, वो स्ट्रेंथ भी है। याद करिए, पिछली बार जब जेडीयू और आरजेडी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तो एक नारा कोइन किया प्रधानमंत्री ने, आरजेडी मतलब रोजाना जंगल राज का डर। वो डर, वो भय, वो जब जब लालू यादव की पार्टी विपक्ष में होती है तो सत्ता पक्ष वाली पार्टी, उनकी विपक्षी पार्टी, ये डर दिखाती है। डर दिखाती है, जंगल राज की बातें होने लगती जी। तेजस्वी यादव उससे निकलना चाहते हैं। वो कई बार मंच से सार्वजनिक तौर पे ये कह चुके हैं कि 15 साल में गलतियां हुई होंगी हमसे, लेकिन इन 15 सालों में क्या हुआ है, हमें मौका दीजिए। उन्होंने नारा गढ़ा है, अब की बार युवा सरकार। और आप ठीक कह रहे हैं कि जो ये नारा है, और आरजेडी दफ्तर के ठीक सामने बड़ा बड़ा ये पोस्टर लगा जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की फोटो है। वो दरअसल उस जो इमेज बनी है, उस इमेज से वो निकलना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं और खासतौर पे युवा वोटरों को बताना चाहते हैं। मैं पहले भी एक बार आपसे डिस्कशन में कह चुका हूं कि जो पिछली बार 3 साल का बच्चा था, 4 साल का बच्चा था, वो इस बार वोटर है। जो 2005 में 3-4 साल का था, अब वो वोटर है। हाँ। तो शायद तेजस्वी यादव इसका फायदा उठाना चाहते हैं कि जो युवा हैं, जिनकी एस्पिरेशन पूरी नहीं हो पाई है, जिनकी बहुत सारी आकांक्षाएं रही होंगी, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, रोजगार से लेकर, वो तमाम चीजें जो इस सरकार को जिस पे वो डॉक में खड़ा कर सकते हैं, उसको आगे रखकर वो पोस्टर के जरिए एक आइकॉन बनना चाहते हैं। और वो जंगल राज के बारे में कुछ जानते नहीं, वो तो आज के बिहार के बारे में जानते हैं ना, तो वो आज के बिहार की बात उनके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव यही चाहते हैं कि जो युवा, जो पहली बार का वोटर है, उसको कम से कम ये पता लगे कि इन 15 सालों में क्या हुआ है। उनकी जो वीक पॉइंट है कि जंगल राज का डर दिखाया जाता है। जब जेडीयू उनके साथ हो गई तो अपना अचीवमेंट बताया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि यहां किसी की जरूरत नहीं है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब वो नारा नहीं है, अब दरअसल पलट के उसको फ्लिप साइड उसका दिखाया गया जो नरेंद्र मोदी ने किया था कि अगर में डिफेंसिव दिख रहे हैं कि थोड़ा नीतीश कुमार कि वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, विकास की, रोजगार की वो बातें कम कर रहे हैं और वो जंगल राज का भय ज्यादा एक वो चित्रण करने की भी कोशिश की। देखिए, चुनाव के प्रचार में एक प्रोपोर्शन होता है। हाँ। वो प्रोपोर्शन टिल्टेड है, मुझे लगता है। वो अपने सामने एक ऐसे परिवार के मुखिया को, एक ऐसे परिवार की विरासत को संभालने वाले लड़के को खड़ा करना चाहते हैं जिसको उनकी पार्टी ऑलरेडी डिमोलिश करने में लगी हुई है, जिसको वो टेंटेड मानते हैं, जिस लालू यादव को जो कन्विक्टेड हैं। लेकिन इसी कन्विक्टेड यादव के साथ लालू यादव के साथ उन्होंने समझौता किया था। उस समय जो नैरेटिव बनाने की कोशिश थी वो दूसरी थी। इस बार चूंकि उनके सामने तेजस्वी आकर खड़े हो गए, वो विपक्ष के उम्मीदवार अभी घोषित नहीं है, लेकिन अघोषित उम्मीदवार के तौर पे वो नीतीश कुमार के सामने खड़े हैं। वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथ में नीतीश कुमार एक नया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश में है। नया नहीं, दरअसल वही पुराना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश में है कि अगर मुझे नहीं चुनोगे तो इनको चुनना चाहते हो आपके सामने। तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है उस पर दोबारा नीतीश कुमार वापस आ गए हैं। दागी जो अतीत है, और खुद तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर भी आरोप लगे हैं, उन आरोपों को कहीं ना कहीं वो आगे लाना चाहते हैं। और जो आपने वेटेज की बात की ना,
कितना पुट होता है चुनावी रणनीति में, वो देखने वाली बात होगी। अभी नीतीश कुमार सीधे नहीं इतना बोल रहे, लेकिन अब पटना की सड़कों पर कई पोस्टर्स लगा दिए हैं हम पार्टी ने। जीतन राम मांझी ने सीधे नकारा और निकम्मा कह रहे हैं कि इस निकम्मे को चुनोगे क्या? हाँ, वो अब ये अकेले जीतन राम मांझी की तो रणनीति नहीं हो सकती, जेडीयू सामने नहीं आ रही है, पुश तो उनका भी होगा। तो राजनीति में ये खेल तो चलता है। वो देखिए, वो हैंडपिक्ड है नीतीश कुमार के द्वारा। वो उन्हीं तेजस्वी यादव को, उसी यादव परिवार को नकारा कह रहे हैं जिसके साथ 2019 में चुनाव लड़े थे। 2015 में वो नरेंद्र मोदी के साथ थे, 2019 में वो आरजेडी के साथ थे, 2020 में वो नीतीश कुमार के साथ है, और नीतीश कुमार ने उनको हैंडपिक करके अपनी तरफ ले लिया है। तो बहुत सारा एम्यूनिशन जो जिसका इस्तेमाल जेडीयू नहीं करना चाहती है, वो कांधा इस्तेमाल कर रही है। और आपकी ठीक जानकारी है कि अलग अलग जगहों पे पटना में आज के दिन में वो पोस्टर पटे पड़े हैं जिसमें नकारा बेटों की बात हो रही है। मतलब लालू यादव कन्विक्टेड हैं, बेटे नकारा हैं, और उसको हाल के दिनों में जो दुखद घटना हुई है, और ये बहुत त्रासदी है राजनीति की, रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत हुई, उनकी मौत को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, चिट्ठी को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, उसी को तो मध्य में रखते, जो वो चिट्ठी था, जो उसका मर्म था, और जो 3 लाइनों के अंदर ही अपनी पूरी व्यथा उन्होंने जाहिर कर दी थी रघुवंश बाबू ने कि 32 साल आपके पीछे खड़ा रहा कर्पूरी ठाकुर की मौत के बाद, अब बस और नहीं, और फिर उनकी मौत हो जाना। तो देखिए, संवेदनाओं पर राजनीति तो चलती नहीं है, संवेदनशीलता तो वो हाशिए पर रहती है। इसका इस्तेमाल तो करेंगे, और क्यों ना करे बीजेपी और जेडीयू और जीतन राम मांझी, कि देखिए इन लोगों के चलते वो कहने की कोशिश करेंगे ना कि रघुवंश बाबू की मौत इन लोगों के चलते। अब सुचिता की राजनीति की तो बात हम छोड़ ही देते हैं, इसलिए राजनीति में ये इस्तेमाल तो होगा। इसलिए मैं कहा त्रासदी है ये कि एक व्यक्ति जिसकी चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई है, उसकी लेगेसी को लेकर इस तरीके से जंग होने लगी है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव उस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, या दरअसल उनकी लेगेसी जो है वो कहीं ना कहीं उस पाले में जाकर गिरती है जो पाला नीतीश कुमार का है। जब तक वो जिंदा थे पता नहीं उनकी लेगेसी की चर्चा कितने लोगों ने की, उनका मूल्यांकन किस तरीके से कितने लोगों ने किया ये नहीं मालूम, लेकिन ये जो हम पार्टी ने लगाया है उसमें उसके मध्य में कहीं ना कहीं वो कातिल बताने की कोशिश कर रहे हैं, और सारा जो ठीकरा है वो यादव परिवार पे फोड़ रहे हैं कि इनकी वजह से एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा समाजवादी आइकॉन था वो चला गया। तो कुल मिलाकर एक मैं इसको गंदी राजनीति कहता हूं कि इस तरीके से राजनीति में ये डर्ट आ गया है जिसके जरिए जाएगा कि रघुवंश प्रताप सिंह को सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की भी थी, भाई राज्यसभा तो भेजा ही नहीं, ऊपर से ये रमा किशोर सिंह जो एक और ठाकुर नेता है, पर उनको अब दबंग बताया जा रहा है, उनको एक मुसलमान बताया जा रहा है। ये बात अलग है कि 2014 में एलजेपी के टिकट से वो लड़े थे, वो इन्हीं के खेमे में थे। वही मैं कह रहा हूं कि देखिए ये छोटी बातें हैं, ये दरअसल ट्रिविलाइज करके देखने की बात है। रघुवंश प्रसाद सिंह एक खाटी समाजवादी नेता के तौर पे उनका जन्म हुआ। वो मैं कल संजीव के साथ डिस्कशन में कह रहा था कि बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस समय के आसपास लालू यादव ने राजनीति शुरू की उसी समय उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, बड़े खास रहे लोहिया और कर्पूरी के। तो एक लंबी चौड़ी लेगेसी थी। बहुत सारे लोग उनको ठाकुर नेता के तौर पर देखते हैं। उनके जाने का दुख उन लोगों में ज्यादा है जो छोटे गरीब पिछड़े तबके से आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेट करते थे रघुवंश प्रसाद सिंह से। उन्होंने दिया बिल्कुल, मनरेगा पे बहुत हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मनरेगा ब्रेन चाइल्ड भले ही सोनिया गांधी का रहा हो, लेकिन उसको ओन कर लेना, उसको अंगली जामा पहनाया जाना, बहुत से लोग उसके खिलाफ थे। उसके नोडल मिनिस्टर के तौर पे उसको ओन करके दिल से लगाकर उसको पार्लियामेंट में पास करा के कानून का रूप देना, ये उनकी उपलब्धियों में से एक होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं तेजस्वी की, और तेजस्वी क्या पुराने युवा फैक्टर, युवाओं पर इतना जोर मैंने 2005 हो, 2010 हो, 2015 के चुनाव हो, युवाओं पर इतना जोर नहीं देखा है। ये अपने आप में एक साउंड पॉलिटिकल रणनीति दिखती है। ये साउंड पॉलिटिकल रणनीति है, मैं मानता हूं इसको। अगर ये क्लिक कर जाती है तो मुझे मालूम है, और एक बार नीतीश कुमार ने बातचीत के दौरान मुझसे ये कहा था कि देखिए नेताबाजी नहीं पलटते। उस समय बहुत सारे नेता नीतीश कुमार को छोड़कर चले गए थे, और प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश कुमार जीत कर आए 2010 में। तो तब उन्होंने बातचीत में कहा था जब जनता मन बना लेती है
तो उसमें नेता मैटर नहीं करते हैं। देखिए, युवाओं पे जो फोकस है उसकी वजह है, आप रोज ही डिबेट करते हैं कि रोजगार एक बड़ा इशू है, कोरोना एक बहुत बड़ा इशू है। चाहे कोई भी सरकार हो देश की, इक्का दुक्का सरकारें छोड़ दें, तो कोई भी सरकार हो आज की तारीख में वहां की जनता से पूछिए तो वो 100% सरकार के कामकाज से खुश नहीं होंगे, क्योंकि महामारी इतनी बड़ी थी। और जो मिसमैनेजमेंट है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है बिहार में, वो किसी से छिपी नहीं है। बुखार से जब इतने सारे बच्चे मर जाते हैं तो वहां इस पर चर्चा करना बेमानी है कि वहां बहुत दरकार है करने की, बहुत जरूरत है करने की। नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है स्वास्थ्य विभाग पे। तो कोरोना का काल है, बाढ़ वहां है ही, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो बेरोजगारी एक समस्या है। और इन सबके मध्य में रोजगार किसको चाहिए? बेरोजगार कौन हो गया है? कौन लोग वापस चले गए? वो लोग वापस चले गए जो बाहर काम करते थे और कंट्रीब्यूट करते थे बिहार में, क्योंकि कमाते वहां थे लेकिन पैसा वहां भेजते थे, अपने घर वालों के पास भेजते थे। तो एक ऐसा कॉर्ड है वो जिसको तेजस्वी यादव गठबंधन में और चिराग पासवान जो सत्ता में है वो पकड़ना चाहते हैं। दोनों अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कार्व आउट करना चाहते हैं कि दरअसल युवाओं की बात ये युवा कर रहा है, और इसमें इसलिए युवा बहुत बड़ा जात पात का जो खांचा है वो भी टूट जाता है। युवा युवा होता है, फिर वो बाद में बात करता है जात की। जात एक रियलिटी है, कड़वी हकीकत है, पर पहले युवा। और ऐसे में आखिरी सवाल देखिए, और ये दर्शकों को हमने पहले भी बताया, ये समझिए कोरोना काल के बाद पहला चुनाव होने वाला है। ये वर्चुअल चुनाव होगा। नेता वहां चुनावी रैली कर रहे हैं, मंच सजा रहे हैं, गांव में आ रहे हैं पूरे रेले के साथ। वैसा नहीं होगा इस बार कोरोना के चलते। तो सोशल मीडिया का एक बड़ा इंपैक्ट होगा। और सबसे बड़े कंज्यूमर्स कौन है सुकेश? वो युवा है, बिल्कुल, जिनके हाथ में फोन है। उनके हाथ में फोन है। पहले ओपिनियन मेकर्स कौन होते थे गांव देहात में? आपने इतने चुनाव किए हैं, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई ये आदमी ठीक है, और वो मैसेज परकुलेट करता था। इस बार उल्टी गंगा बहने वाली है। युवा बताएंगे दद्दा ये हो रहा है, तो इसीलिए भी युवा सब उसे पकड़ने की फिराक में। ठीक कह रहे हैं। और जो ये मोबाइल है ना, इसने नए जमाने की राजनीति को शेप कर दिया है। हम तो बात कर रहे हैं पोस्ट कोरोना पीरियड की। ये प्री कोरोना काल में भी अगर चले जाइए 2019 का चुनाव, उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल था, वो बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया था। मुझे लगता है कि इसको देखते हुए जो पार्टियां बहुत ही सोशल मीडिया फ्रेंडली पार्टी नहीं थी, वो भी इसमें प्लंज कर गई है। आरजेडी जैसी पार्टी, उनका मीडिया, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बहुत मैसिवली बढ़ा है। उनको चाहने वाले, उनका एक समर्थक वर्ग वो खड़ा हो गया है। तेजस्वी भी अब तो मतलब ट्वीट करते हैं नहीं, ऑन डिमांड अवेलेबल है। अगर आप इंटरव्यू के लिए कहिए तो वो स्काइप पे फटाफट टी शर्ट पहन के, अपना कुर्ता पहन के स्काइप के सामने उन्हें नए जमाने की हकीकत मालूम है। हाँ। जो कभी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करता था नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, वो मैसिव प्रेजेंस है बीजेपी का। और बीजेपी को इंटरव्यू किया तो मैंने कहा तेजस्वी थोड़ा फ्लैप्स आगे कर लीजिए, हेडरूम कम हो रहा है, ये थोड़ी एको हो रही है। तो वो एक मतलब ही वॉज टेकिंग ऑल द डायरेक्शंस। एक नहीं, नेता से आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो नेता का मैं ऐसे ही ठीक हूं, अरे करिए ना, जल्दी करिए। तो वो सारी चीजें वो करने के लिए तैयार दिख रहा था। नहीं, उन्होंने ये मानस बना लिया है। और मैं कह रहा हूं कि ये पोस्ट कोविड एरा नहीं, वो प्री कोविड एरा में भी अगर चले जाइए तो उसकी जो रेलेवेंस है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसको ये नई आरजेडी समझना चाहती है। जो तेजस्वी यादव है वो इसको जानते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी प्रेजेंस जो है वो बीजेपी की है, लेकिन वो बहुत दिनों से चली आ रही है। तो वो वर्ग जो बीजेपी से नाराज हो, वो वर्ग जो जिसकी नौकरियां चली गई हैं, वो वर्ग जिसको नौकरियां नहीं मिली हैं, वो उसको किस तरीके से अपने पाले में लिया जाए और उस खांचे को तोड़ दिया जाए जो उनको सेगमेंटाइज करती है। और उसमें एक और खास बात यह है, देखिए आप लगातार बीजेपी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी सोशल मीडिया पर इस तरह से एक्टिव नहीं है, तो वो एक एडवांटेज लेना चाह रहे हैं शायद तेजस्वी कि नीतीश कुमार को भी एक्टिव होगा ना। बीजेपी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है। बीजेपी नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने के लिए अभी तक कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी, अब होगी। पर जेडीयू भी इनएक्टिव है, तो ये जेडीयू बनाम आरजेडी की लड़ाई में देखें तो एडवांटेज, इनिशियल एडवांटेज लेने की कोशिश है क्या तेजस्वी? बिल्कुल है। और इसको देखते हुए जो पहली रैली जिसको आरजेडी
की तरफ से कहा जा रहा है वो फ्लॉप हो गई कि 10 लाख लोगों को संबोधित करेंगे, वो नीतीश कुमार ने की। उनका दफ्तर जो बनाया गया है, बड़ा हाईटेक दफ्तर बनाया गया है, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए वो कैसे अधिक से अधिक लोगों से जुड़ सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। न सिर्फ नीतीश कुमार, उधर से भी संवाद हो, दो तरफा संवाद हो, इसकी कोशिश तो उनको मालूम है। और इसकी जो एक बैकग्राउंड है, एक रणनीति उसकी तैयार कर दी थी प्रशांत किशोर ने, जब वो 2015 में जेडीयू के लिए कैंपेन मैनेज कर रहे थे, जेडीयू आरजेडी गठबंधन को वो देख रहे थे, तो उन्होंने कुछ सोचा था उसके बारे में। मुझे लगता है कि एक बैकग्राउंड तैयार था, एक भूमिका तैयार हो गई थी, उस पे जेडीयू आगे बढ़ना चाहती, वो पीछे नहीं, वो लैग बिहाइंड नहीं करना चाहती। उन्हें मालूम है कि इस बार उनकी चुनौती जो है वो तेजस्वी यादव से है। वो टिपिकल आरजेडी के उस खांचे से निकले हुए नेता नहीं है जो लालू यादव थे। वो एक ऐसे तेजस्वी यादव से भिड़ रहे हैं जो नए जमाने के नेता हैं, जो इंटरैक्शन जानते हैं, जो इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं और उन मुद्दों को पकड़ रहे हैं जो उनकी कमजोर कड़ी हो सकता है नीतीश कुमार की। बिल्कुल। तो युवाओं के हाथ में चाबी है क्या? इस बार सत्ता की चाबी बिहार में युवाओं के हाथ में है क्या? इसका भी फैसला जल्दी आ जाएगा जैसे ही चुनाव के नतीजे आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।